हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से एक बार डीमिस्टिफाइंग फिजिक्स सीरीज में स्वागत है। आज के लेक्चर्स में हम लोग, जैसा कि आप टॉपिक को देख सकते हैं, मास्टरी इन कार्नट इंजन थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट डेरिवेशन एंड कंप्लीट डिस्कशन ऑन कार्नट साइकिल एंड कार्नट इंजन पे एक लेक्चर दिया है, जिसमें कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन को वहां पर डिराइव किया गया है। तो अगर किसी को भी आज के लेक्चर्स को और बेहतरीन तरीके से समझना है तो आप प्रीवियस लेक्चर को इस चैनल पर देख सकते हैं, और वहां पर आपको एक इजी लैंग्वेज में उस डेरिवेशन को दिखाया गया है, एक्सप्लेनेशन के साथ। बोर्ड वर्क भी है वहां। कार्नट साइकिल, कार्नट इंजन और इन जनरल हीट इंजन का फंक्शनिंग क्या है वहां डिस्कस किया है। तो आज का लेक्चर का मकसद यह है कि आपको एक कंप्लीट मास्टरी मिल जाए कार्नट इंजन में प्रॉब्लम सॉल्विंग के जरिए। तो जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में एफिशिएंसी का इक्वेशन को डिराइव किया, और वहां हमने लिखा कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन, जिसको हमने डोनोट किया था ईटा से। इट वाज बेसिकली गिवन बाय वर्क डन या नेट वर्क डन बाय इंजन इन साइकिल, इन ए कंप्लीट साइकिल। एक साइकिल में क्या वर्क हुआ इंजन के द्वारा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाय, और हीट इंजन कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया इन फॉर्म ऑफ हीट। तो एब्जॉर्ब्ड हीट एब्जॉर्ब्ड बाय इंजन। ठीक है, ये भी कहां से ले रहा है हीट, जैसे हम लोग बताए थे वहां पर ही एक हॉट रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर T1 होगा, और एक कोल्ड रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर T2 होगा। तो बेसिकली हम लोग वहां डिस्कस किए थे कि भाई जो हीट इंजन है वो दो रिजर्वायर्स के बीच में ऑपरेट करता है। अगर इसको कंटिन्यूअसली ऑपरेट करना है तो हम लोग को दो रिजर्वायर की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर ही हम लोग ये मान लिए हैं कि जो हीट एब्जॉर्व किया है उसको हम लोग मान लेते हैं हीट क्यू इन। यानी क्यू इन मतलब यहाँ कितना हीट सिस्टम में आया, यही था हम लोग का। और इस इक्वेशन को हम लोग फर्दर डेरिवेशन से हमने दिखाया कि 1 - T2/T1, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 1 - TC/TH। ठीक है, तो यहां TC और TH क्या है? ठीक है, व्हाट आर दीज टर्म्स जो अभी हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं? तो हम लोग कह सकते हैं TC इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, ये हम लोग ले रहे हैं इन केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल, इन केल्विन स्केल। और T1 हम लोग लिख रहे हैं, दैट इज TH दैट इज इक्वल टू T1 टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर। ये भी है इन केल्विन। तो ये ईटा का हम लोग वहां एक्सप्रेशन को डिराइव किए थे। ठीक है, तो ये हम लोग लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में, जिसको भी इस लेक्चर को और डिटेल में जानना है तो आप, आई विल रिक्वेस्ट दैट प्लीज डू हैव अ लुक इनटू द लास्ट वीडियो। आपको वहां पूरी पूरा एनालिसिस समझ में आ जाए कैसे डिराइव किया गया है। हालांकि ये टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल है, फिर भी आपको क्लैरिटी के लिए हमने यहाँ डिराइव किया है, सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। तो आज में हम लोग उस डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, हम लोग उस डेरिवेशन के यूज करेंगे जेई मेन, जेई एडवांस और बाकी एग्जाम में इस डेरिवेशंस पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, यानी पर्टिकुलरली एफिशिएंसी पे बेस्ड पे। ठीक है, तो ये बात समझ में आया है। तो अब देखिए हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा बेसिक चीज, ये जो हम लोग यहाँ से आया है, जो डिस्कस किए हैं, उस पर हम लोग बताते हैं। तो नोटेबल पॉइंट्स क्या क्या है? नोटेबल पॉइंट्स,
यानी अभी तक जो भी डिस्कस हुआ है उसमें क्या क्या नोटेबल पॉइंट्स है। ठीक है, तो पहला तो नोटेबल पॉइंट्स ये आ रहा है कि वहां पर याद होगा हमने कहा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस, तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल, देखिए दो बार हुआ है, एक बार आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है, एक बार आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस विल टेक प्लेस ओनली when the piston moves very slowly, moves very slowly। ठीक है, ऑलराइट। तो मूव्स वेरी स्लोली, moves very slowly to give enough time for heat transfer between source and working substance, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि कार्नट इंजन, कार्नट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस, 2 आइसोथर्मल्स एंड 2 एडियाबेटिक। एक बार आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एक बार आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, दूसरी बार एडियाबेटिक एक्सपेंशन, और फाइनली एडियाबेटिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये 4 साइकिल्स को मिलाकर एक कंप्लीट साइकिल है। तो यहां पर ही हम लोग इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को बता रहे हैं कि कार्नट साइकिल यानी कार्नट इंजन में जो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी वो प्रोसेस तभी हो पाएगा जब पिस्टन बहुत धीरे मूव करेगा, जिससे इनफ टाइम मिल जाएगा हीट ट्रांसफर किसके इसके बीच में, सोर्स और वर्किंग सब्सटेंस के बीच में। ठीक है, और उसी तरह से एडियाबेटिक प्रोसेस जो होगा, द एडियाबेटिक प्रोसेस द एडियाबेटिक प्रोसेस द एडियाबेटिक प्रोसेस, थोड़ा पेज हम लोग नीचे कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। द एडियाबेटिक प्रोसेस विल टेक प्लेस, एनी गेस, एडियाबेटिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, व्हेन द पिस्टन मूव्स extremely fast to avoid heat transfer, to avoid heat transfer। ऑलराइट, अब देखिए दो चीजें महत्वपूर्ण है। आइसोथर्मल प्रोसेस को होने के लिए बहुत ही धीरे मूव करना पड़ेगा पिस्टन को, सो दैट एक्सचेंज अलाउ हो, और एडियाबेटिक प्रोसेस उसके एकदम एग्जैक्टली कॉन्ट्ररी है, एग्जैक्टली ऑपोजिट है, बहुत रैपिडली होना पड़ेगा, जिससे हीट एक्सचेंज होने का मौका नहीं मिले। क्योंकि यहाँ पर हम लोग को वहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी 0 था, टेम्परेचर चेंज होने नहीं दिया जाएगा, और आइडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज होने नहीं दिया जाएगा, डेल्टा क्यू 0 होगा। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है, प्रैक्टिकल, एनी प्रैक्टिकल इंजन, कोई भी व्यवहारिक इंजन जो होता है, एनी प्रैक्टिकल इंजन कैनॉट सेटिस्फाई दीज कंडीशंस, कैनॉट सेटिस्फाई दीज कंडीशंस। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई इंजन, जो भी इंजन हम लोग ऑपरेट करते हैं, यूज करते हैं, डीजल इंजन हो, स्टीम इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो, एंड किसी भी तरह का इंजन हो, वो प्रैक्टिकली इन दोनों कंडीशंस को 100% सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए उसका एफिशिएंसी 100% भी नहीं होगा। या ऐसा कह सकते हैं कि एनी प्रैक्टिकल इंजन will always have its efficiency less than that of the Carnot engine। यानी कार्नट इंजन से हमेशा कोई भी इंजन अदर देन कार्नट इंजन, उसका एफिशिएंसी उससे हमेशा कम होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये पॉइंट्स क्लियर हुआ। हम जस्ट नोटेबल पॉइंट्स बता रहे हैं लास्ट लेक्चर्स के, बस कंटिन्यूएशन को आज बस, और जल्दी से रिवाइव करवा देंगे इसको हम लोग। ठीक है, और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है,
ऑल प्रैक्टिकल इंजन जो हम लोग बोले उसका एफिशिएंसी क्या होगा, यानी ईटा ऑफ एनी इंजन लेस देन ईटा ऑफ कार्नट इंजन। ठीक है, यानी ईटा ऑफ एनी इंजन हमेशा इससे क्या होगा, इंजन होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ईटा के बारे में जो हम लोग को प्रॉब्लम्स में जरूरत पड़ेगा, फंडा, उसको हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब सबसे पहले बात हम लोग क्या बोले, अगर मान ले हम बोलते हैं कि इफ ईटा इज इक्वल टू 1, दैट इज 100%, यानी 100% अगर हम कहना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि T2/T1 टेंड्स टू 0, ये ना हुआ? तो ऐसा कब होगा? इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल कब होगा भाई? इफ आइदर T2 इक्वल टू 0, यानी 0 केल्विन, ठीक है, और T1 इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिकली दीज आर नॉट पॉसिबल, है कि नहीं? प्रैक्टिकली तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्नट इंजन का भी ईटा 1 नहीं हो सकता, या 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रहा क्या बोले हम? तो प्लीज नोट दैट इंपॉर्टेंट थिंग हम क्या बोल रहे हैं। कोई भी देखिए, पॉइंट नंबर 2 में जो नोटेबल पॉइंट में लिखे, ईटा ऑफ एनी इंजन इज लेस देन कार्नट, लेकिन खुद कार्नट का एफिशिएंसी 100% नहीं होता है, इट इज ऑलवेज लेस देन 1, और बाकियों का एफिशिएंसी कार्नट के एफिशिएंसी से कम होगा, ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। समझ में आ गया? ठीक है, ऑलराइट। तो हम लोग यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर बताएं, जो हम लोग लास्ट कार्नट इंजन डिस्कस किए थे उसी का हम लोग नोटेबल पॉइंट्स यहाँ पर बता दिए। ठीक है, अच्छा, और एक चीज नोट करिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ से क्या देखने को मिलता है, जैसे हम लोग लिखे थे ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1, this is same as 1 minus Q2/Q1. Q1 is the heat absorbed and Q2 is the heat rejected. जब वो सिस्टम रिजर्वॉयर को, कोल्ड रिजर्वॉयर को हीट छोड़ेगा तो एट टेम्परेचर T1 छोड़ता है, और ले रहा है एट टेम्परेचर T2 फ्रॉम द हॉट रिजर्वॉयर। ठीक है, तो ये होता है। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, यानी फ्रॉम दीज टू व्हाट वी कैन राइट, Q2/Q1 is equal to T2/T1, ये लिख सकते हैं। और वी कैन से Q1/T1 is equal to Q2/T2 is equal to constant, is equal to constant। ठीक है, समझ में आ गया? ऑलराइट, तो ये हम आज जो जस्ट जो लास्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट किए थे उसी का हम लोग कुछ नोटेबल पॉइंट्स को यहां पर डिस्कस किए। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर है? तो चलिए हम लोग इसमें कुछ और अभी बेसिक्स प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा फील हो कि अभी जो हम लोग इक्वेशंस सब डिराइव किए हैं उस इक्वेशंस को हम लोग कैसे यूज करना है हम लोग को, उस पर हम लोग कुछ करते हैं। तो देखिए, हम लोग आज जस्ट एक रिकैपिचुलेट कर देते हैं आपके लिए क्या क्या हम बताएं। यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन हम लोग लास्ट लेक्चर्स में जो डिराइव किए थे वो हम लोग आया था, ईटा इज बेसिकली 1 माइनस द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर्स cold reservoir to the hot reservoir, or Q2/Q1, that is heat rejected by the engine to the heat absorbed by the engine। ठीक है, और इसमें दो नोटेबल पॉइंट्स हम लोग बताएं कि एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो, ये दोनों प्रोसेस के लिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए कि ये दोनों प्रोसेस तभी हो पाएगा जब सिस्टम यानी पिस्टन बहुत स्लोली मूव कर रहा है, ताकि हीट ट्रांसफर इजीली हो पाए सोर्स और वर्किंग सब्सटेंस के बीच में। ठीक है, सिमिलरली एडियाबेटिक प्रोसेस जो होगा उसको बहुत रैपिडली होना पड़ेगा। रैपिडली होने का मतलब होता है द प्रोसेस हैज टू बी वेरी वेरी फास्ट, so that there is no option, there is no possibility of heat exchange between the working substance and the reservoir। तो प्रैक्टिकली ऐसा हम मैकेनिज्म डेवलप ही नहीं कर पाएंगे कि जहां पर ये दोनों प्रोसेस या तो बहुत ही स्लोली हो या फिर वेरी वेरी फास्ट हो। तो इसलिए होता क्या है कि प्रैक्टिकली जो भी इंजिन होता है उसमें ऐसा
पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, इसलिए उनका एफिशिएंसी 100% नहीं होगा। ऐसा हम लोग कहते हैं कि कार्नट इंजन का जो एफिशिएंसी होगा वो हमेशा सुपीरियर होगा कंपेयर टू एनी अदर इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। ठीक है, और हम लोग यहाँ एक चीज दिखाएं, यहाँ पे देखिए, एक हम लोग और इंपॉर्टेंट बात दिखाएं कि खुद कार्नट इंजन का एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता है, क्योंकि ईटा इज इक्वल टू 1, दैट इज 100% होने के लिए या तो T2 को जीरो होना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वॉयर को एब्सोल्यूट जीरो हो जाना पड़ेगा, या फिर टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वॉयर को इनफाइनाइट हो जाना पड़ेगा, जो दोनों ही नामुमकिन है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन इटसेल्फ इज नॉट 100%। और एक नोटेबल पॉइंट यहां निकल के आ रहा है क्या, कि हम लोग जो ईटा इज इक्वल टू 1 - Q2/T1 विच इज सेम एज 1 - Q2/Q1 था, इससे हम लोग कह सकते हैं द रेशियो ऑफ द हीट इंटेक्ट टू दैट ऑफ द टेम्परेचर एट विच इट इज बीन टेकन, यानी Q/T इज कांस्टेंट। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग आज के लेक्चर्स का पहला प्रॉब्लम हम लोग पकड़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रॉब्लम नंबर 1 फटाफट हम लिखते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 क्या बोल रहा है, the efficiency of a Carnot साइकिल, हम सीसी लिख रहे हैं, कार्नट साइकिल, ठीक है, इज 1/6 इफ on reducing the temperature of the sink by 65 degrees Celsius, the efficiency becomes 1/3, means 1/3. Find the initial and final, find TC and TH, मतलब वही कोल्ड टेम्परेचर जिसके बीच में ये इंजन ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, एकदम बेसिक सा जो आपको ये इक्वेशन लगाना है, जो एफिशिएंसी का इक्वेशन उसको लगाना है। तो हम लोग यहाँ पर मान लिए हैं कि टीसी और टीचे निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, तो सोल्यूशन देखिए, तो सोल्यूशन को नोट करिए। सोल्यूशन क्या है, कह रहा है क्या, हम लोग पहले कंडीशन में, फर्स्ट वाले कंडीशन में क्या हुआ है, यानी जब ये था तो 1 - TC/TH। ठीक है, हम लोग ऐसा भी कह सकते थे कि TC को हम लोग लिखे थे T1 एक्सप्रेशन में, और TH को लिखे थे हम लोग T2। तो आप यहां पर T1, T2 एंड T1 लिख सकते हैं, T2, T2 एंड दिस T1। तो इसको हम लोग T2/T1 भी लिख सकते हैं, जैसा कि वहां ऊपर लिखे वही चीज हम लोग चला रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी हम लोग का पहला एफिशिएंसी क्या था, 1/6। सो दिस मीन्स 1/6 इज इक्वल टू 1 - T2/T1, ऐसा था। अब देखिए सिंक का टेम्परेचर कितना घटाया गया, 65 डिग्री। सिंक का टेम्परेचर घटा कितना, 65 डिग्री। ऑलराइट, व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक रिड्यूसेस बाय 65, देखिए चेंज इन टेम्परेचर जब करते हैं तो केल्विन और उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि न्यू एफिशिएंसी ईटा 2 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम लोग, 1 - T2 - 65 डिवाइडेड बाई T1। तो दैट इज एफिशिएंसी कितना है, 1/3, 1 - T2 - 65/T1। तो ये मेरा पहला वाला इक्वेशन 1 था, दूसरा वाला इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 आपको सॉल्व करना है। वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिल जाएगा हम लोग को, T2/T1 का वैल्यू मिल जा रहा है हम लोग को, है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग पहला
फर्स्ट इक्वेशन से T2/T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम 1 T2/T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6, ये आ गया 5/6। ठीक है। एंड फ्रॉम टू यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, T2 माइनस 65/T1 is equal to 1 minus 1/3, that is equal to 2/3। ऑलराइट, इतना क्लियर है। तो अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि T2/T1 माइनस 65/T1 इज इक्वल टू 2/3। तो ऑलरेडी T2/T1 निकाल चुके हैं। इसका मतलब हुआ 5/6 माइनस 65/T1 इज इक्वल टू 2/3, और 65/T1 is equal to 5/6 minus 2/3. So that is equal to 5/6 minus 4/6, that is equal to 1/6। तो हम लोग क्या लिखे हैं भाई? So from here I can directly write T1 is equal to 65 into 6, so that is equal to 390 डिग्री सेल्सियस। और आप उस रेशियो को यूज करिए तो T2 विल बी इक्वल टू 325 डिग्री सेल्सियस। तो T2/T1 आ गया, दोनों टेम्परेचर निकाल लिया हमने। ठीक है, तो बस बेसिक वाला बात था और कुछ नहीं, बहुत कुछ ये कठिन सवाल नहीं है। आपको जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए हमने कहा कि कैसे आप इस इक्वेशन को यूज करना है। अच्छा देखिए, कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई केल्विन में लिखते हैं हम लोग, तो टेम्परेचर केल्विन में लिखें, 65 प्लस 273 ऐड करें, 1 केल्विन 1 डिग्री सी चेंज डेल्टा थीटा, इफ इट इज 1 डिग्री इट इज सेम एज 1 केल्विन। तो यहाँ पे बोला reduces by 65 डिग्री, तो चेंज हमेशा उतना ही होगा। पहले जितना था उसमें ये 65 घटाए हैं, तो डिफरेंस जब करेंगे तो 65 ही आएगा। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा समझ में चलिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे अगले वाले सवाल पे आते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था आपके लिए, समझ में आया होगा उम्मीद है। ओके, चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पे, एफिशिएंसी के ही सवाल पे हम लोग, क्योंकि आज इसी पे समूचा सवाल हम लोग को डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि ए कार्नट साइकिल, सीसी कार्नट साइकिल, कार्नट इंजन, whose whose heat sink is at 27 degree Celsius has efficiency of 40%. By how many degrees? By how many degrees should the temperature of the source be changed to increase the efficiency by 10% of the original, 10% of the original। तो एक कार्नट साइकिल, एक कार्नट इंजन ऑपरेट ऐसा कर रहा है कि उसका सिंक का टेम्परेचर है 27 डिग्री,
और उसका एफिशिएंसी है 40%। तो बोला कि हाउ मेनी डिग्रीज सिंक का टेम्परेचर बढ़ाना जाए जिससे एफिशिएंसी 10% बढ़ जाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए सोल्यूशन पे हम लोग आते हैं। कम टू द सोल्यूशन। यहां पर क्या दिया हुआ भाई, T2 को लिखा गया है 27 डिग्री सेल्सियस। यहां देखिए दे ही दिया गया है सेल्सियस का, तो कन्वर्ट करेंगे हम लोग डिग्री सेल्सियस को, कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। तो 27 प्लस 273, दिस विल बी इन केल्विन। सो ये आ जा रहा है 300 केल्विन। तो अब हम लोग जानते हैं कि ईटा जो होता है, ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1। सिंक का टेम्परेचर 27 डिग्री है, सोर्स का यानी हीट रिजर्वॉयर का, कोल्ड रिजर्वॉयर का टेम्परेचर दिया हुआ है। तो अभी इस इक्वेशन में हम लोग को जो जो दिया हुआ है उसको बैठा देते हैं। यहां पर ईटा का मतलब हो गया 0.4, 40% मतलब 0.4। 1 - T2 का मतलब हो गया 300 केल्विन। ये सॉरी 300 केल्विन बाई T1, है कि नहीं। तो यहां से हम लोग क्या बोल पाएंगे, फ्रॉम हियर आई कैन राइट T1 विल बी इक्वल टू 500 केल्विन। 1 - 0.4 is 0.6. So T1 will be equal to 300 divided by 0.6. So we'll get 500 Kelvin. तो ये वाला पार्ट कर सकते हैं, बेसिक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ इंजन, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ इंजन। कितना करना भाई, 10% ऑफ 40। 10% ऑफ 40 कितना हो गया, 4। तो नया एफिशिएंसी कितना हो गया मेरे लिए, यानी ईटा डैश पहले कितना था 40, अभी कितना हो गया 4, तो 44। ठीक है, यानी ये मेरा 4% ही हुआ और पहले वाला ये था, तो ये 44% हो गया, नया एफिशिएंसी मेरा 44% हो गया। अब अगर हम बोले कि मेरा सिंक का टेम्परेचर T1 डैश हो गया, if the sink temperature is T1 dash, तो what we can write, और eta dash is equal to 1 - T2 by T1 dash, because I have changed the सिंक टेम्परेचर। पहले मेरा सिंक टेम्परेचर T1 था, अभी मेरा हो गया T1 डैश, और T2 तो चेंज नहीं हुआ है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 - 300/T1 डैश। और ईटा डैश हम लोग को दिया कितना है, निकाले कितना हम लोग 44%, दैट इज 0.44। 0.44 इज इक्वल टू 1 - 300/T1 डैश, और I can write this as 300/T1 dash is equal to 1 - 0.44। ये देगा हमको 0.56। सो देयरफॉर, तो भाई क्या हो गया, T1 dash will be equal to 300 divided by 0.56, और इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये हो जा रहा 535.7 केल्विन। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सोर्स, देयरफॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, क्या हुआ, T1 डैश माइनस T1, T1 डैश आया 535.7 केल्विन माइनस 500 केल्विन, तो ये आया कितना
35.7 केल्विन। सो दिस इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, यानी मेरा रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर 35.7 केल्विन से बढ़ाना होगा। ऑलराइट, क्लियर। चलिए अब हम लोग अब थोड़ा हम लोग क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के साथ साथ हम लोग इस पे कुछ और भी क्वेश्चंस को लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि अगर हम कहें कि जो कार्नट में हम लोग अभी जो दो प्रॉब्लम किए उसमें देख रहे हैं कि बेसिकली एफिशिएंसी में चेंज हम लोग डालते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिंक और द चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। तो अगर हम पूछें, मान लीजिए आपसे कहा जाए व्हाट इज द मोर इफेक्टिव वे टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नट इंजन, टू इंक्रीज T1 और लोअर T2। T1 मतलब यहां पर किसका टेम्परेचर पकड़ रहे हैं, कोल्ड रिजर्वायर का। तो क्या हम हॉट रिजर्वायर का, तो क्या हम हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर बढ़ा दें या फिर कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर को और घटा दें। ठीक है, तो ये एक थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी का ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछे हम, उम्मीद है क्लियर है। क्या हम पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि एक प्रॉब्लम हम लोग देते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। तो लेट मी राइट द क्वेश्चन क्विकली। व्हाट इज द मोर इफेक्टिव वे टू increase efficiency of a Carnot engine। कैसा तरीका है, क्या तरीका हो सकता है, टू इंक्रीज T1 और टू लोअर T2, एक्सप्लेन। चलिए ये हम जानना चाहते हैं, क्या तरीका ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्या हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर को और बढ़ा दिया जाए या कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर को और घटा दिया जाए। तो थिंक, थोड़ा सा आप ट्राई करो, सोचिए आप क्या सही होगा, इसके लिए क्या सही होगा, क्योंकि आपको थोड़ा रिकलेक्ट करना है। T2 इज मोर इफेक्टिव पर यूनिट चेंज देन इंक्रीजिंग T1। क्या होगा, मतलब ये हम लोग को जानना है। तो हम लोग जैसे बताएं कि कार्नट इंजन क्या कर रहा है, हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1 एंड कोल्ड रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2 पे काम करता है, ऑपरेट करता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, चलिए सोल्यूशन पे थोड़ा आते हैं हम लोग। जो लोग सोच लिए हैं तो थोड़ा देखिए, आपने जो सोचा है वो अभी इसके साथ हम लोग इसको एक मैथमेटिकली तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे आप ऐसे सोचिए कि क्या तरीका हो सकता है इसको बढ़ाने के लिए, बिना मैथमेटिक्स के आपके पास कोई लॉजिक है, इज देयर एनी लॉजिक टू थिंक अबाउट दिस वन। एक तरीका तो ऐसे आप सोच सकते हैं ना कि हम लोग क्या लिखें, ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1, ऐसा लिखें, यानी दिस इज बेसिकली इज इक्वल टू T1 - T2/T1, ऐसा है। तो देखिए हम लोग एक समझ में आ रहा है कि विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर डिफरेंस T1 - T2 बिटवीन द सोर्स एंड सिंक विल डिक्रीज द एफिशिएंसी। यानी यहां पर ये क्या हो गया, डेल्टा T बाई T1, जहां मेरा बोल सकते हैं डेल्टा T इज इक्वल टू T1 - T2 इज इक्वल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सोर्स एंड सिंक, हॉट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर के बीच का है। तो जितना हम डेल्टा टी को, T1 को अगर मान लीजिए आप छोटा करना शुरू कर दिए,
और डेल्टा टी कांस्टेंट रखें, तो इज इट पॉसिबल? और अगर आप डेल्टा टी को छोटा करना शुरू कर दिए और टी वन को बढ़ाना शुरू कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस जितना घटेगा एफिशिएंसी उतना बढ़ेगा, है कि नहीं? अगर यहां पर हम बोले कि इफ T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 0 और T1 इज इक्वल टू T2, तो इसका तो मतलब सिर्फ यही हो गया कि ईटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई काम का ही नहीं मेरा। ठीक है, इसका मतलब जितना टेम्परेचर डिफरेंस सोर्स एंड सिंक में घटेगा एफिशिएंसी उतना बढ़ेगा। दिस इज वन क्वालिटेटिव वे ऑफ एक्सप्लेनिंग जो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और बेहतरीन तरीके से मैथमेटिकली इसको समझा जाए, ऐसा ठीक है कि नहीं है? देखिए, अब अगर हम लोग इसको कैलकुलस का थोड़ा हम लोग यूज करेंगे, जहां पर हम लोग डिफरेंशियल कंसेप्ट को यूज करेंगे, एक जनरल एक फंक्शन का टोटल डिफरेंशियल वाला आइडिया को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, देखिए समझिए। तो अब आपको यहाँ पर एक जो हम लोग दिखाने जा रहे हैं इसको थोड़ा आपको ध्यान से समझना है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, कैलकुलस इन्वॉल्व है, और हम कोशिश करेंगे कि आप इसको पूरी तरह से आपको समझाएं कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिखें, ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1। तो स्मॉल चेंज इन T1 और T2 changes the efficiency by, क्या चेंज करेगा, तो हम लोग लिखेंगे उसको डी ईटा इज इक्वल टू डेल ईटा बाई डेल T1 इंटू DT1 प्लस डेल ईटा बाई डेल T2 इंटू DT2। अब थोड़ा यहां पर हम इस इक्वेशन को आपके लिए 1 लिख देते हैं। अब देखिए यहां पर जिसको थोड़ा अगर ये डिफरेंशियल वाला में फंडा में थोड़ा क्लियर नहीं है, तो हम थोड़ा टोटल डिफरेंशियल कंसेप्ट को एक बार समझा देते हैं आपके लिए, थोड़ा क्लैरिटी लाने के लिए। हम लोग यहाँ थोड़ा सा जस्ट हिंट देके आपको समझा दें कि टोटल डिफरेंशियल आइडिया क्या होता है, टोटल डिफरेंशियल कंसेप्ट, टोटल डिफरेंशियल कंसेप्ट। ठीक है, तो ये टोटल डिफरेंशियल कंसेप्ट क्या है? तो हम लोग क्या बोलते हैं कि देखिए समझ, कैलकुलस के हिसाब से फॉर एनी फंक्शन एक्स वाई का कोई भी जनरल फंक्शन है, ठीक है, दैट डिपेंड्स that depends on two variables, that depends on two variables। कौन कौन सा भाई वेरिएबल्स? x and y। a small change in f, यानी उस फंक्शन का स्मॉल चेंज इन f is denoted by df। ठीक है, ड्यू टू स्मॉल चेंज, small changes in x, that is dx, and y, that is dy, is given by, अब जो फंक्शन में चेंज आया df ड्यू टू चेंज इन x एंड y, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? df इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x इनटू dx प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू y इनटू dy। ठीक है, क्योंकि यहां पे दोनों चेंज हो रहा है और यहां ये दोनों क्या है भाई, पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स होता क्या है, नॉर्मल डेरिवेटिव्स के जैसा है, बस यहां क्या करेंगे, जब हम f को डिफरेंशिएट कर रहे हैं
एक्स के रेस्पेक्ट में तो वाई को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और जब हम एफ को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई तो एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। उसी को हम लिखते हैं डेल एफ डेल एक्स। तो डेल एफ डेल एक्स का मतलब हो गया डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट। क्लियर है, समझ में आया? तो इसी चीज को, इसी डिफरेंशियल आइडिया को वहां पे हम लोग यूज किए यानी इक्वेशन नंबर 1 में, यही वाला आइडिया को यहाँ पे हमने यूज किया है। यानी हम लोग कह सकते हैं क्या, यहां पर हम लोग क्या पकड़ रहे हैं, हियर वी टेक f is equal to eta, x is equal to t1 and y is equal to t2। तो आपको वही मिलेगा जो इक्वेशन नंबर 1 में मिला था। समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर से एक बार देखिए, जो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव का यानी डी ईटा जो लिखे हैं हम लोग, दिस इक्वेशन डी ईटा यानी डेल ईटा डेल टी वन यानी डेरिवेटिव ऑफ ईटा विथ रेस्पेक्ट टू टी वन इंटू डी टी वन प्लस डेरिवेटिव ऑफ ईटा विथ रेस्पेक्ट टू टी टू इंटू डी टी टू यानी चेंज इन ईटा व्हेन वी आर चेंजिंग, वी आर ब्रिंगिंग स्मॉल चेंज इन टी वन प्लस स्मॉल चेंज इन टी टू। ये दोनों का चेंज क्यूमुलेटिवली हमको दे रहा है चेंज। अब हम लोग को आगे बढ़ना है, हम लोग को डेल ईटा डेल टी वन निकालना है। तो चलिए हम लोग दोनों को निकालते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी वन पहले निकालते हैं। तो फर्स्ट हमको क्या करना होगा भाई, फर्स्ट हमको निकालना पड़ेगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी वन। तो हम लोग पहले निकालने जा रहे हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी वन, ये निकालेंगे। यानी हम लोग निकालने जा रहे हैं डेल ईटा बाई डेल टी वन। ठीक है, ट्रीटिंग T2 एज कांस्टेंट, यानी यहां मेरे T2 कांस्टेंट है। तो अभी हम लोग क्या देखिए, हम लोग इक्वेशन क्या था, सिंस ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, इसका मतलब डेल ईटा बाई डेल T1 इज इक्वल टू 0 माइनस T2 इंटू माइनस 1 इंटू T1 टू द पावर माइनस 2। सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू T2 बाई T1 स्क्वायर। ये मेरा आया डेल ईटा बाई डेल T1। सिमिलरली 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 क्या निकाल सकते हैं हम लोग, डेल ईटा बाई डेल T2। उसी तरह से क्या देगा हम लोग को, तो डेल ईटा बाई डेल T2 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 बाई T1, यानी दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाई T1। अब ये दोनों वैल्यू को अब डी ईटा में बैठा दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डेल ईटा एंड डेल T1, so therefore d eta is equal to T2 by T1 square into dt1 plus minus 1 by T1 into dt2। तो ये हम लोग का यहां पर क्या आया, डी ईटा यानी चेंज इन एफिशिएंसी ड्यू टू चेंज इन T1 एंड T2। ऑलराइट, अब आपको समझना है कि इससे हम लोग, जो हम लोग का आर्गुमेंट है उस पर हम लोग कैसे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं समझिए। यहां फिर हम लोग अगर मान लीजिए बोलते हैं, तो एक चीज समझ में आ रहा है ना, द एफिशिएंसी गेन पर यूनिट इंक्रीज इन T1 इज T2 बाई T1 स्क्वायर, वेर एज द गेन, यानी ये वाला हमको पहला टर्म के बारे में सोचिए। पहला टर्म क्या बता रहा है, फर्स्ट दिस वन, ये बता रहा है पर यूनिट इंक्रीज इन T1 इज T2 बाई T1 स्क्वायर, और पर यूनिट इंक्रीज इन T2 इज 1 बाई T1। ठीक है, ये हमको क्या दे रहा है, पर यूनिट
per unit increase in T1 is T2 by T1 square। और ये हमको क्या दे रहा है, दिस वन, पर यूनिट डिक्रीज, ये घट रहा है माइनस साइन, पर यूनिट डिक्रीज इन T2 इज 1 by T1। ऑलराइट, समझ में आया? क्योंकि ये तो हम लोग का अभी जो डेराइव किया उसी से आया है। अब हम लोग जान रहे हैं क्या कि सिंस T2 by T1 less than 1 for any heat engine, for any heat engine, so therefore 1 by T1 is greater than T2 by T1 square। तो हम लोग क्या निकला, हेंस फॉर सेम मैग्नीट्यूड of change in Kelvin, lowering T2 produces a larger increase in eta than raising T1। तो फिर सही आंसर क्या हुआ, इस एक्सप्लेनेशन से क्या समझ में आया हम लोग को? सो लोअरिंग T2 इज मोर इफेक्टिव। कंक्लूजन क्या हुआ भाई? लोअरिंग T2 is more effective per unit change than increasing T1। राइट, तो देखिए हम लोग दो तरीके से, एक क्वालिटेटिवली हम लोग उस चीज को समझाया कि कौन सा तरीका से आप समझ सकते हैं कि क्या इफेक्टिव होगा, व्हाट विल बी मोर इफेक्टिव। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार अब देखिए, हम लोग जो बताए यहां पर ही दो तरीके से उसी क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच किया है। यह क्वेश्चन था, what is the more effective way to increase efficiency of a Carnot engine, to increase T1 or to lower T2। तो हमने अभी एक जो एफिशिएंसी का इक्वेशन था उसी से क्वालिटेटिवली एक्सप्लेन किए हैं कि T1 माइनस T2 जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जितना घटेगा एफिशिएंसी उतना भागेगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग और एलाबोरेटिव तरीके से मैथमेटिकली इस चीज को हम लोग एनालिसिस किए, मतलब इसको बोलते हैं डीप एनालिसिस मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से। तो पहले हम लोग यहाँ पर एक कंसेप्ट जो लगा रहे हैं इसको बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल कंसेप्ट। मान ली कोई भी एक जनरल फंक्शन है एक्स वाई का, और उसमें अगर हम लोग चेंज ला रहे हैं, अगर उस फंक्शन में चेंज आ रहा है तो चेंज किसके लिए आ रहा है? ड्यू टू चेंज इन एक्स एज वेल एज चेंज इन वाई। दोनों हो सकता है चेंज हो रहा है, या दोनों में से कोई एक चेंज हो रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या मान के चले कि दोनों बदल रहा है, तो उस तरह के फंक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर एक स्मॉल चेंज को डिनोट किए हैं डीएफ से। df represents the small change in the function f which is a function of x and y। तो यहां पे हम लोग क्या लिखे हैं, कैसे लिख रहे हैं? df is equal to del f del x dx plus del f del y dy, जहां del f del x का मतलब हो रहा है partial derivative of the function with respect to x keeping y constant। Similarly del f del y का मतलब हो रहा है partial derivative of the function keeping y constant।
अब यहां इस जगह पर हम लोग अगर जो पहले हम लोग डी ईटा को लिखे हैं, यहाँ एफ इज इक्वल टू ईटा पकड़िए, एक्स इज इक्वल टू टी एम पकड़िए, वाई इज इक्वल टू टी टू पकड़िए, तो आपका वही इक्वेशन आया जो हम लोग वहां डिराइव किए हैं। अब हम लोग काम हो रहा है कि डेल ईटा डेल टी वन निकालना, डेल ईटा डेल टी टू निकालना। निकालने के बाद में हमने डी ईटा को एक्सप्रेशन पाया, वट इज विच इज गिविंग अस टी टू बाई टी वन स्क्वायर इज डी टी वन प्लस डी टी टू इंटू माइनस वन बाई टी वन। ये माइनस वन बाई टी वन मतलब क्या हुआ, पर यूनिट डिक्रीज इन टी टू, यानी एक यूनिट चेंज इन टी टू इज कॉजिंग इट डिक्रीज, तो विच इज मोर इफेक्टिव। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि टी टू बाई टी वन हमेशा लेस देन वन है, सो इट इंप्लाइज वन बाई टी वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन टी टू बाई टी वन स्क्वायर। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आया कि लोअरिंग टी टू इज मोर इफेक्टिव देन इंक्रीजिंग टी वन। यानी अगर हमको कार्नट इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो टी टू को क्या करना है, हम लोग को कम करना है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग टी वन। यानी जितना ज्यादा सिंक का टेम्परेचर कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू द सोर्स, एफिशिएंसी उतना ज्यादा हाई होगा। ऑलराइट, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक और थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रॉब्लम पे आते हैं। हम लोग अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चंस कर रहे थे, थोड़ा सा एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस किए, कंसेप्चुअल बिल्डअप के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक और बेहतरीन क्वेश्चंस पे लेके आते हैं जहां पर आपको पीवी डायग्राम को यूज करके सवाल को हल करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को आपको फट से लिख देते हैं और इस पे ज्यादा एलाबोरेटिव नहीं करेंगे। बस प्रॉब्लम नंबर 4। तो प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आपको एक पीवी डायग्राम दिया गया है। A pressure volume is being given. This side volume और इस तरफ क्या लिया गया है, प्रेशर। दिस साइड प्रेशर, इधर प्रेशर। और ये इंडिकेटर डायग्राम में दिखाया गया है कि ये कुछ इस तरह का एक वर्टिकल लाइन, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड देन यू हैव गॉट अ कर्व। पॉइंट सी, लेट दिस पॉइंट बी ए एंड फाइनल पॉइंट बी बी। तो ये इधर गया है बी टू सी एंड देन सी टू ए। तो दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस और यहां पर कुछ वैल्यूज मार्क किया गया है। दिस वैल्यूज आर बीन गिवन। यहां पर इसको लिखा गया है वी नॉट और ये कहा गया है वी मैक्स। ये है पी नॉट और ये दिया है 32 टाइम्स पी नॉट। तो यहां पर ये आपको एक दिया हुआ है, क्या चीज कहा जा रहा है भाई इसमें, अ सिंपल हीट इंजन कंसिस्ट ऑफ ए मूवेबल पिस्टन इन सिलेंडर फिल्ड विद एन आइडियल मोनोटोनिक गैस। यानी वर्किंग सब्सटेंस क्या है, वर्किंग सब्सटेंस, working substance of the engine is ideal monoatomic gas, ideal monoatomic gas, monoatomic gas। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे पहले तो बोल रहा है कि इफ V max is the maximum volume achieved by the gas during the cycle, then what is V max in terms of V dot, V max in
टर्म्स ऑफ वी नॉट, यानी वी नॉट के टर्म्स में हमको वी मैक्स निकालना है। ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है निकालने के लिए? दूसरा निकालने के लिए बोल रहा है हम लोग को हीट रिमूव्ड फ्रॉम द गैस ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल। हीट रिमूव्ड from the gas, any heat rejected by the system, heat removed from the gas during complete cycle। ठीक है, in terms of V नॉट एंड V नॉट। और फाइनल थर्ड पार्ट में क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है? थर्ड पार्ट में ईटा। ईटा क्या होगा? एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, थोड़ा लुक एट द क्वेश्चन। व्हाट इज बीन गिवन? इंडिकेटर डायग्राम एक दिया गया है, पीवी डायग्राम दिया गया है। तो आपको देखिए ए टू बी क्या हुआ? आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। C2A क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस। एंड B2C में देखिए, B2C इज अ कर्व एंड दिस कर्व इज स्टीपर देन द आइसोथर्मल कर्व। तो ये एडियाबेटिक हुआ, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। क्योंकि देखिए पहले यहां पर ही आपका बी पॉइंट पे वॉल्यूम बी है और उसके बाद वो मैक्सिमम वॉल्यूम चला गया, यानी एक्सपेंशन हुआ है। क्लियर? तो ये हम लोग को जो पीवी डायग्राम दिया गया उससे हम लोग निकल रहा है। तो आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो आप इसको ट्राई करिए, या फिर जो लोग सोल्यूशन में आना चाहते हैं तो देखिए मेरे साथ साथ आप सोल्यूशन को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। चलिए हम लोग सोल्यूशन को जल्दी से करते हैं। तो आप देखिए इंडिकेटर डायग्राम में जो दिया गया इंफॉर्मेशन उससे हम लोग क्या क्या समझ के चले हैं। तो वी आर गेटिंग इनटू द सोल्यूशन। तो सबसे पहले देखिए ए टू बी हम लोग क्या बोले भाई? ए टू बी फर्स्ट क्या है? नंबर वन, ए टू बी ये क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक हीटिंग। आइसोकोरिक हीटिंग मतलब एट कांस्टेंट, यानी V इज इक्वल टू कांस्टेंट, V इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, हीट जा रहा है, तो क्या होगा? प्रेशर भाग रहा है। इसमें क्या हुआ? हीट इज एडेड टू द सिस्टम, यानी यहां पर क्या हुआ? हीट इज एडेड टू द गैस, heat is added to the gas, increasing its pressure and temperature, increasing its प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो देखिए इंडिकेटर डायग्राम में वो चीज दिख रहा है हम लोग को। ए टू बी वाले में सेक्शन में देखिए, यहां पर वॉल्यूम V नॉट है, प्रेशर P नॉट है। यहां पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, टेम्परेचर बढ़ के चला गया, प्रेशर चल के चला गया 32 टाइम्स। तो यानी ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ा है, वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ, तो टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है। पीबी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन से देखिए। ऑलराइट, अब दूसरा सेगमेंट में क्या है? दूसरा सेगमेंट वाला है मेरा B2C। B2C एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ तो डेल्टा Q इक्वल टू 0, कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुआ होगा। तो यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? गैस एक्सपैंड्स डूइंग वर्क, so its pressure and temperature drops, pressure and temperature drops। देखिए ए टू बी में वॉल्यूम कांस्टेंट करके हीट ऐड हुआ, गैस को, सिस्टम को हीट आया, इसलिए उसका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा। और B2C में एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ है, कीपिंग हीट एक्सचेंज जीरो, यानी हीट कांस्टेंट रख के किया है। तो गैस खुद एक्सपैंड कर रहा है, वर्क कर रहा है, खुद से वर्क कर रहा है, इसलिए उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या किया? फॉल किया। और फाइनली क्या है मेरा? फाइनली क्या है? C2A। C2A में क्या हो रहा है? आइसोबारिक कंप्रेशन।
आइसोबारिक कंप्रेशन, यानी यहां पर क्या हो गया, पी नॉट एट कांस्टेंट प्रेशर, P इज इक्वल टू कांस्टेंट, P इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू P नॉट, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे ये क्या किया, कंप्रेस हुआ। ठीक है, यानी यहां पर हुआ क्या, इस जगह क्या किया गया, गैस इज compressed back, compressed back to its initial volume, ठीक है, by rejecting heat, यानी ये हीट छोड़ दिया। तो हीट लेने वाला काम आइसोपोरिक हीटिंग के समय में हुआ, और प्रेशर और टेम्परेचर गिरने का काम हुआ एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट जो एबीसी का जो पैरामीटर्स है उससे हम लोग उसको अब यूज करेंगे। तो अब फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस undergoing adiabatic प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, पीबी इक्वल टू कांस्टेंट विथ वेयर गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीबी इज इक्वल टू 5/3 होगा, ये फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस, ये वैल्यू हम लोग बैठा देंगे। तो अब फॉर फॉर द स्टेट्स बी एंड सी, for the states B and C, we can write PB BB to the power gamma, PC BC to the power gamma। अब वैल्यूज बैठा दीजिए, पीबी के प्रेशर का वैल्यू था 32 टाइम्स पी नॉट, और इसका वैल्यू था बीबी का वी नॉट टू द पावर गामा इज इक्वल टू पी नॉट, और यहां पर आया वी मैक्स टू द पावर गामा। तो यहां से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं वी मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, 32 1 बाई गामा इंटू वी नॉट। अब भाई देखिए, 1 बाई गामा मीन्स 3/5, 1 बाई गामा इज 3/5, 32 को लिखेंगे 2 टू द पावर 5 होल इंटू 3/5 इंटू वी नॉट। सो देयर फोर वी मैक्स इज इक्वल टू 8 टाइम्स वी नॉट। तो पहला पार्ट हम लोग निकाल लिए, पहला पार्ट हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो उम्मीद है क्लियर है कि पहला हम लोग को निकालने बोला था वी मैक्स क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेटिंग हीट रिमूव्ड, कैलकुलेशन ऑफ हीट रिमूव्ड, यानी गैस से कितना हीट निकाला गया, यानी हमको निकालना है क्यू आउट, कितना हीट बाहर गया। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे भाई, कौन सा, फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस, फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस हम लोग क्या जानते हैं, Q इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी, क्योंकि अभी हम लोग बताए ना कि कब हीट निकला। तो देखिए अभी हम लोग क्या बोले यहां पर, P इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या हुआ, गैस इज कंप्रेस्ड बैक टू इट्स इनिशियल वॉल्यूम बाय रिजेक्टिंग हीट, तो यही ना Q आउट हुआ, यही Q आउट हमको निकालना है। तो अब हम लोग डेल्टा Q, जो Q निकलने वाला है उसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनसीपी डेल्टी। अब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं, सिंस पीबी इक्वल टू एन आर टी। अब देखिए गैस सिस्टम में ही बोल दिया गया है, पहले से ही बोल दिया गया है कि यहां पर जो लिया गया है गैस वो क्या है,
1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस इन आइडियल मोनोटोनिक गैस। अच्छा, मोल नहीं बताया गया, ठीक है, चलिए हम लोग आगे, मोल नहीं बताया तो हम लोग बैठा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, T is equal to, from here I can write T is equal to PV by NR, all right, PV by NR। तो अब यहां से हम लोग आगे बढ़े, क्यों हम लोग को यू आइडियल गैस इक्वेशन कंडीशन दे दिया है, तो हम लोग उसको बैठा रहे हैं। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा टी, क्योंकि हम लोग इस इक्वेशन में बैठाना है, तो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू टी ए माइनस टी सी, तो दैट विल बी इक्वल टू पी ए वी ए बाई एन आर माइनस पी सी वी सी बाई एन आर। अब यहां पर समूचा वैल्यूज बिठा दीजिए, पी ए इज पी नॉट वी नॉट बाई एन आर एंड पी सी इज पी नॉट, वी नॉट का मतलब हो गया वी मैक्स बाई एन आर। तो डेल्टा टी क्या निकल के आ रहा है, तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, दिस इंप्लाइज डेल्टा टी इज इक्वल टू पी नॉट वी नॉट बाई एन आर 1 माइनस वी मैक्स बाई वी नॉट। अब देखिए वी मैक्स हम लोग निकाले थे, 8 वी नॉट आया था हम लोग का, 8 वी नॉट आया था हम लोग का। तो अभी हम लोग यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू जान गए, तो देयरफॉर अब हम लोग बैठा देते हैं, अब हम लोग बैठाएंगे इस इक्वेशन में Q इज इक्वल टू एनसीपीटी। तो देयरफॉर Q आउट एन सीपी डेल्टा टी, एन सीपी डेल्टा टी, एन इंटू सीपी इंटू डेल्टा टी के वैल्यू हम लोग निकाले अभी, डेल्टा टी के वैल्यू हम लोग निकाले अभी, क्या निकाले हम लोग, इंटू पी नॉट वी नॉट बाई एन आर 1 माइनस वी मैक्स बाई वी नॉट, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखिए एन कैंसिल हो गया, एन कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा सीपी के बारे में लिख लेते हैं हम लोग। तो सीपी क्या होता है, गामा आर बाई गामा माइनस 1, और सीपी बाई आर इज इक्वल टू गामा बाई गामा माइनस 1। सो 5/3 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 5/2। तो देयरफॉर अभी हम लोग को यहाँ पर ये सीपी बाई आर के वैल्यू को बैठा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सीपी के बाई आर बैठाना है। तो अल्टीमेटली क्यू आउट, so this implies Q out will be equal to CP by R, that means 5/2 into P naught V naught 1 minus 8, so that is equal to minus 35/2 P naught V naught। नेगेटिव साइन का मतलब हो रहा है हीट इज बीइंग रिजेक्टेड, हीट इज बीइंग गिवन आउट फ्रॉम द सिस्टम। हो गया। थर्ड पार्ट में हम लोग आते हैं, कैलकुलेटिंग द एफिशिएंसी। थर्ड पार्ट में हम लोग आ जाते हैं, कैलकुलेटिंग द एफिशिएंसी। तो यहाँ आप पहला दो पार्ट पीवी डायग्राम में आप जो दिया गया है, देखिए वी मैक्स इन टर्म्स ऑफ वी नॉट, हीट रिमूव फ्रॉम द गैस। अब आपको एफिशिएंसी के लिए क्या करना है, जो हम लोग क्यू इन सिस्टम का, ऑलराइट, सो हीट रिमूव्ड
and finally we are coming to calculating eta. तो eta is equal to W net total work done by Q in. W net को हम लोग लिख सकते हैं Q in माइनस Q out by Q in. So इसका मतलब हुआ eta is equal to 1 माइनस Q out by Q in. यानी हीट इनपुट कितना सिस्टम लिया हीट, Q in और हीट टेकन. तो अभी हम लोग को जानना है Q in. नाउ Q in क्या होगा? Q इनपुट क्या होगा? N CV डेल्टा T, where delta T will be equal to TB माइनस TA. तो ध्यान से देखिए, आपका जो इंडिकेटर डायग्राम दिया गया था उसमें हम लोग बात कर रहे हैं TB माइनस TA, TB माइनस TA, क्योंकि इसी दौरान आइसोकोरिक एक्सपेंशन के दौरान ही हीट ढुका है. ठीक है, आइसोकोरिक हीटिंग, क्योंकि हीट इज एडेड टू द गैस, तो वही हम लोग को निकालना है. ऑलराइट, तो हम लोग टीबी माइनस टीए में क्या लिखें? पीबी वीबी बाई एन आर माइनस पीए वीए बाई एन आर. तो वैल्यू बैठा दीजिए. 32 पी नॉट वी नॉट बाई एन आर माइनस पी नॉट वी नॉट बाई एन आर. तो यहां से हम लोग को मिल रहा है 31 टाइम्स पी नॉट वी नॉट बाई एन आर. सो क्यू इन आ गया. सो देयरफॉर यानी क्यू इन इज इक्वल टू एन सी भी इंटू 31 इंटू पी नॉट वी नॉट बाई एन आर. सो दिस आंसर कैंसल्स आउट. CV by R into 31 P नॉट V नॉट. अब CV by R क्या लिखे हम लोग? CV इज इक्वल टू होगा R by गामा माइनस 1. So CV by R is equal to 1 by gamma minus 1. So 1 by 5 by 3 minus 1. So that is equal to 3 by 2. तो therefore यहां से निकल गया हम लोग को CV by R का वैल्यू आ गया. So therefore Q in is equal to 31 into P naught V naught into 3 by 2. That is equal to 93 by 2 P naught V naught. तो अब Q in आ गया, Q out भी आ गया है, तो अब बैठा दीजिए यहां पर ही. Hence eta is equal to 1 minus Q out by Q in, 1 minus 35 by 2 P naught V naught divided by 93 by 2 P naught V naught. So 1 minus 35 by 93, 58 by 93. So बेसिकली कितना आएगा ये करने से, सिंप्लीफाई करने से कितना आ जाएगा? दिस इंप्लाइज eta इज इक्वल टू 0.623 और eta इज इक्वल टू 62.3%. दिस इज द आंसर. तो ये हुआ आपका ये जो क्वेश्चन अभी हम लास्ट जो क्वेश्चन डिस्कस किए, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लेवल, चैलेंजिंग लेवल प्रॉब्लम था. यहाँ पे देखिए जो हम लोग एफिशिएंसी का कंसेप्ट था उसी को यूज किए हैं, प्लस आप जो पहले से फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में लोग जानते हैं उसको हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं. ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मास्टरी ऑफ आज का जो हम लोग का टॉपिक था, मास्टरी ऑफ कार्नट इंजन थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. और सबसे सभी स्टूडेंट्स व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है कि आप जरूर कमेंट दें
और आपका किस टॉपिक में आपको और प्रॉब्लम है, आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, और तो आप सजेशन भी दीजिए और इसमें आपका फीडबैक भी दीजिए। आपका कमेंट्स फीडबैक मोटिवेट करता है वीडियोस को लाने के लिए। हालांकि ये सब टॉपिक्स जनरली बुक्स में भी हैं, अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ही कुछ क्लैरिटी को लाने के लिए और अच्छी तरह के प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डेवलप करने के लिए इस तरह का प्रॉब्लम्स को हम लोग लेके आएंगे। तो आपका फीडबैक, आपका कमेंट चाहिए, और उम्मीद करेंगे कि अगले लेक्चर्स में आपको फिर से जोड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर ऑब्जर्विंग, थैंक यू फॉर व्यूइंग, थैंक यू ऑल, गुड बाय, गुड डे।